राजनीति में धर्म की बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। न धर्म की बात होनी चाहिए, न जाति की बात होनी चाहिए। राजनीति में लोगों के कैसे विकास हो, लोगों को कैसे रोजगार मिले, लोगों को कैसे शिक्षा मिले, लोगों को कैसे स्वास्थ्य मिले, लोगों को बुनियादी जरूरत कैसे मिले, इसकी बात होनी चाहिए। सभी विपक्षी के घर में जिस प्रकार से ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास कर रहे हैं, इससे साफ जाहिर है कि इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत स्थिति में सभी जगहों पे है। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर इसी मोदी सरकार में बढ़ी है। रसोई गैस के दामों में दाम बढ़ा, पेट्रोल में जो दाम बढ़ा, जीएसटी जिस प्रकार से स्कूल कॉलेज के जो किताब कॉपी में जीएसटी लागू किया गया, सभी लोग परेशान हैं। हमारा सरकार, हमारे माननीय सांसद यहाँ से बनेंगे तो सबसे पहले हम लोग दूर का ट्रेन है, नज़दीक का ट्रेन है, उसको चलाने का प्रयास किया जाएगा, जिससे आम आवाम हजारीबाग के नियर डियर जितने भी गांव हैं उन सबको फायदा होगा। अभी इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का आप मामला ले लें, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में भी आपने देखा होगा कि कुछ ऐसी कंपनियां जिनके ऊपर सीबीआई का या किसी भी प्रकार का कोई केस हुआ हो, केस चल रहा था, वैसी कंपनियां 2 दिनों के बाद इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदती है और उसका केस खत्म हो जाता है। 2000 के नोट भी उन्होंने लाए और 2000 के नोट भी उन्होंने बंद किए। उसमें नैनो चिप भी लगा हुआ था, फिर नैनो चिप भी गायब हो गया। तो मैं समझता हूं कि ये भ्रम आप लोग के माध्यम से जो जनता देख रही है उनको तो बिल्कुल समझ में आ गया। तो कांग्रेस के जनसभा में आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी मिल गए। हम इनसे भी बात करते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए। जी, हमारा नाम देव चौहान हुआ, हजारीबाग जिला संयोजक हुए। अच्छा, आप हजारीबाग के जिला संयोजक हुए। तो इंडिया गठबंधन को फिलहाल कहाँ देख रहे हैं आप लोग अभी? हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र की बात करें। इंडिया गठबंधन हजारीबाग लोकसभा में प्रचंड बहुमत से जीत रही है, क्योंकि इंडिया गठबंधन में सारे दल एक साथ आ गए हैं और सारे दल तन मन धन से हम लोग मेहनत कर रहे हैं कि जेपी भाई पटेल को हर हाल में विजयी बनाना। अभी 2024 की अगर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो 2024 में क्या लगता है कि कौन सा आधार होगा? क्या जनता का मुंह आपके तरफ हो रहा है, और अगर हो रहा है तो उसके पीछे कौन से वजह है? जनता का मूव इसलिए हमारी तरफ हो रहा है क्योंकि सबसे बड़े मुद्दे हैं बेरोजगारी और महिला सम्मान, और मोदी जी की झूठ बोलने की जो आदत हो गई है, जो पूरे देश को झूठ बोलने के लिए सिखा रहा है। अब जनता समझ चुकी है कि मोदी जी के सारा नारा झूठा है, मोदी जी सिर्फ झूठ बोलते हैं। तो लोग जान चुके हैं कि मोदी जी की अब किसी भी बातों पर नहीं आना है, इसलिए जनता इंडिया गठबंधन को पूर्ण सहयोग दे रही है और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जेपी भाई पटेल हर हाल में यहाँ से निर्वाचित होकर जाएंगे। अच्छा, जो आप लोग लगातार ये आरोप लगाते हैं कि सरकार कुछ नहीं करी है, ख़ास करके जो एनडीए की सरकार है उनके बारे में लगातार आरोप लगाते हैं, तो क्या ये सच नहीं है कि कांग्रेस भी एक लंबे समय तक राज किया, तो और 10 साल से अभी एनडीए की सरकार है? बुनियादी जो सुविधाएं हैं, खास करके अगर हम बात कर लें रोटी की, कपड़ा का, मकान का, स्वास्थ्य का और शिक्षा का, इन 5 बुनियादी जो ज़रूरतें हैं, इसको पूरा करने के लिए कितना वक्त लगना चाहिए था देश को? देखिए, जिस समय भारत को आज़ादी मिला था उस समय से भारत आर्थिक, राजनीतिक, सैनिक दृष्टि से पंगु था। यहाँ पे शुरुआत से जीरो से शुरुआत करना पड़ा कांग्रेस को, और इसके लिए कांग्रेस थोड़ा धीमा गति चला है, इसके लिए मानते हैं, लेकिन कांग्रेस ने देश को वो सारा चीज़ दिया जो आज के डेट में प्रधानमंत्री जी मिला, बोले करा पे होता है ना कि सारा चीज़ किया हुआ है, उसी पे काम करके अपना वाहवाही लूटना वो मोदी जी कर रहे हैं। लेकिन जनता तो लगातार चाह भी रही है। नहीं, जनता चाह रही थी, मोदी जी की झूठे वादे में फंस रही थी, लेकिन अब जनता जान चुकी है कि मोदी जी सिर्फ झूठ बोलते हैं। चाहे 2 करोड़ रोजगार का बात हो, चाहे विदेशों से काला धन ला करके यूं ही 15-20 लाख देने की बात हो, चाहे महिलाओं का सम्मान हो, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बात हो। अभी देखिए थी पहलवान बहनों के साथ जितना अत्याचार किया गया मोदी जी के नज़रों के सामने, उसमें कुछ नहीं। आप मणिपुर का मुद्दा देख लीजिए, और अभी हाल फिलहाल के एकदम ताज़ा मुद्दा है 3000 महिलाओं के साथ शोषण किया आपका। तो इसको मोदी जी के मुंह से ये इसमें जरा सा भी नहीं निकलता, ऐसा क्यों?
नहीं, वो तो दूसरे दल के सांसद ठीक है, दूसरे दल के, तो मोदी जी ने उनका प्रचार किया था। अब मोदी जी को मालूम चल गया, चलिए पहले नहीं मालूम था, मालूम चला तो बोलना चाहिए ना, कुछ भी बोलना। महिलाओं का बहुत बड़ा हतीसी बनते हैं, बोलते हैं मैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दिए थे मोदी जी, तो कहाँ उनका नारा चला गया है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है राम कुमार राम। आप कार्यकर्ता हैं या समर्थक हैं, क्या हैं आम आदमी पार्टी के? आम आदमी पार्टी का युवा जिला अध्यक्ष है। अच्छा, युवा जिला अध्यक्ष हैं। अच्छा, जिला अध्यक्ष जी, मुझे ये बताइए कि एक वक्त ऐसा भी था जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एकदम एक दूसरे के अपोजिट में खड़ी थी। अब 2024 का लोकसभा चुनाव है, हालांकि इससे पहले 2019 भी हुआ था, अलग अलग लड़ी थी आम आदमी पार्टी और दिल्ली में 7 सीट हार चुकी थी। अब 2024 में वही कांग्रेस, अगर हम बात कर लें जिस वक्त आम आदमी पार्टी अस्तित्व में आई तो कांग्रेस पे ही सारे आरोप लगा करके और दिल्ली के गद्दी पर विराजमान हुई। आज अब कांग्रेस में आपको रहना पड़ रहा है, ये मजबूरी है या ज़रूरी है, क्या है? देखिए, बात ऐसा है कि जैसे आप बोल रहे हैं कि पहले जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों विपरीत दिशा में थे, तो उस टाइम क्या है कि हर पार्टी जितना भी था, जितना सारा पार्टी है, सब अपना अपना पद से थी कर रहा था। अभी जिस तरह से मोदी तानाशाह हो गया है, जिस तरह से वो क्षेत्र के प्रति, अपना देश के प्रति जिस तरह से विकास करना चाहिए, जिस तरह से लोगों के प्रति सहयोग करना चाहिए, अभी वो देश का पूरा गार्जियन है एक प्रकार के देखा जाए तो। अभी कहीं भी किसी तरह से कुछ भी अगर विपत्ति आती है तो मोदी जी को उस जगह पे हस्तक्षेप करना चाहिए था, उसको सहयोग करना चाहिए था और उसको उस जगह पे जाना चाहिए था। उसको ये उस जगह पे ये नहीं हमको देखना है कि वहाँ कांग्रेस है, यहाँ आम आदमी पार्टी है, वहाँ आरजेडी है, वहाँ जो भी है जितना सारा कोई भी पार्टी, उसको ये चिन्ह देखे खत्म करने वो धीरे धीरे इतना बुरा तरह से लोकतंत्र को मतलब खत्म करने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं, करने के लिए मतलब वो अड़ा हुआ है और क्या बोलते हैं, संविधान को ख़त्म करने के पीछे इतना तेज़ी से वो लगा हुआ है, जिसके कारण जितने सारी पार्टी हैं वो सब एकजुट हो करके एक लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए एकजुट हो करके हम लोग एक सहयोग करके एक कांग्रेस को यहाँ पर जिताने का प्रयास किए। अच्छा, आप बता रहे हैं कि लोकतंत्र बचाने के लिए आप लोग एकत्रित हुए हैं। यही आरोप जो है एनडीए की ओर से लगता है कि विपक्ष में जो भी लोग हैं वो वही संविधान के दरअसल संविधान को खतरे में डाल रहे हैं। वो कुछ बातें आरक्षण को लेकर के बात करते हैं, अल्पसंख्यकों को विशेषाधिकार को लेकर के बात करते हैं। देखिए, ये सारे झूठी बातें हैं। भारत में अल्पसंख्यकों को जितना अधिकार मिला है उतना आपका हरिजन हो, आदिवासी हो, पिछड़े वर्ग लोग को हो, सभी को आगे बढ़ने का मौका मिला है। और ये मोदी जी कहते हैं सिर्फ अल्पसंख्यक, तो मुस्लिम की वो शुरू से राजनीति करते आए हैं, हिंदू मुस्लिम का उनका काम ही है। क्या कहते हैं, भ्रम का जाल फैलाते हैं कि अगर मुस्लिम लोग को इतना दिया जा रहा है और अन्य से मुस्लिम लोग का भी, ऐसा कभी हो नहीं सकता है। अच्छा, क्या लगता है आपको कि राजनीति में धर्म की बातें होनी चाहिए? राजनीति में धर्म की बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, न धर्म की बात होनी चाहिए, न जाति की बात होनी चाहिए। राजनीति में लोगों के कैसे विकास हो, लोगों को कैसे रोजगार मिले, लोगों को कैसे शिक्षा मिले, लोगों को कैसे स्वास्थ्य मिले, लोगों को बुनियादी जरूरत कैसे मिले, इसकी बात होनी चाहिए। तो ये थे आम आदमी पार्टी से जुड़े लोग जो साफ तौर पर बता रहे थे कि धर्म की राजनीति जो हो रही है वो नहीं होनी चाहिए और ख़ास करके लोकतंत्र के बचाने की बात करते हैं ये लोग और कह रहे हैं कि लोकतंत्र को बचाने के लिए ही दरअसल इंडिया गठबंधन एक हुआ है। हमारे साथ जो है कांग्रेस के जिला अध्यक्ष शैलेंद्र यादव जी यहाँ मिल गए हैं। हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल इंडिया गठबंधन अब हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र की अगर हम बात कर ले सीधे यहाँ की, तो कहाँ देख रहे हैं अभी फिलहाल? आपके सभी दर्शकों को आज मजदूर दिवस के अवसर पे सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सबसे बड़ी बात है कि केवल हजारीबाग नहीं, आज इंडिया गठबंधन की सबसे मजबूत स्थिति इस से पता चलती है कि जिस प्रकार से देश के जो कभी बताते थे कि सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री मोदी जी जिनको सभी लोग मानते हैं, वो घबराकर सभी विपक्षी के घर में जिस प्रकार से ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास कर रहे हैं, इससे साफ जाहिर है कि इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत स्थिति में सभी जगहों पे है।
हाँ, अच्छा, आप ये बात करते हैं कि इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में और होना भी चाहिए, लेकिन जो ईडी की बात आप लगातार कर रहे हैं और ख़ास करके अगर हम इसी की बात कर लें तो क्या अगर एनडीए सरकार से पहले की बात कर ले तो ये आरोप तो वो लोग भी लगाते थे जब आपकी सरकार थी। आप देख लें कि आप लोग के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के ही माध्यम से सभी दर्शकों को और सभी आम आवाम को सूचनाएं प्राप्त होती है। आप देख लें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, वो गुहार लगा रहे हैं, उन्हें समय नहीं दिया जा रहा है। जिस प्रकार से 2-3 घटनाएं जो घटी, आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हों, झारखंड के मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन जी हों, मैं समझता हूं कि जो कांग्रेस में जिन्हें भाजपा के लोग और न्यूज़ चैनल में दिखाया जाता था कि ये भ्रष्ट नेता है, जब वो भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं तो सब बढ़िया हो जाते हैं। तो इसका पैमाना हम लोग कैसे नापे कि जो वो लोग बोल रहे हैं, झूठ बोल के ही वो राजनीति में आए थे। आज तक केवल और केवल उन्होंने झूठ का सहारा लिया और जनता अब जान चुकी है। आप शहर में जाए, सर्वे करें, जनता जान चुकी है कि आपका जिस प्रकार से सभी चीज़ों में दाम बढ़ा, रसोई गैस के दामों में दाम बढ़ा, पेट्रोल में जो दाम बढ़ा, जीएसटी जिस प्रकार से स्कूल कॉलेज के जो किताब कॉपी में जीएसटी लागू किया गया, सभी लोग परेशान हैं, सभी लोग त्रस्त हैं। इस बार जनता मन बना चुकी है कि अब झूठ बोल के राजनीति करने वालों का पर्दाफाश हो। अभी इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का आप मामला ले लें, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में भी आपने देखा होगा कि कुछ ऐसी कंपनियां जिनके ऊपर सीबीआई का या किसी भी प्रकार का कोई केस हुआ हो, केस चल रहा था, वैसी कंपनियां 2 दिनों के बाद इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदती है और उसका केस खत्म हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि देश में एक लोकतंत्र भी खतरे में है और देश का एक बड़ा हिस्सा लूटपाट में मचा हुआ है। आप नोटबंदी का आपने पहले देखा होगा कि नोटबंदी जब लागू की गई थी और नए नोट जब लाए गए थे तो देश, हमारा भारत देश का अर्थव्यवस्था बहुत बड़ा है और यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा जो कैश में जो काम करते हैं वो मध्यम वर्ग और जो मजदूर वर्ग के लोग हैं वो कैश में काम करते हैं। अब आप देखे होंगे कि नोट का बंद हो गया और नए नोट लागू कर दिए गए, नए नोट आ गए बाज़ार में, 2000 का नोट, 500 का नोट नया लाया गया। लेकिन जो एटीएम में भीड़ लगा था, वो एटीएम में भीड़ क्यों लगा? क्योंकि एटीएम उस नोट के मुताबिक नहीं बना हुआ था। तो आप इतने बड़े देश को चलाने के लिए कोई मजाक का चीज़ तो है नहीं कि आप पहले नोट छाप लिए उसके बाद एटीएम बना रहे हैं कि उस लायक एक एटीएम भी होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो लोग बेवजह इस एटीएम के लाइन में जिनकी जान चली गई, उसका मुआवजा या उसका जो हर्जाना है या उसकी जो जवाबदेही वो किसको लेनी चाहिए? अच्छा, आप जो बात बता रहे हैं कि ये आप सीधे तौर पे ये बताना चाह रहे हैं कि 10 सालों से जनता भ्रम में थी इसलिए वो जीत गए और अब जो है वो भ्रम टूट चुका है। देखिए, ये तो सबसे पहला भ्रम मोदी जी और अमित शाह ने ही जनता का तोड़ा कि उन्होंने कहा कि हम जितने भी बात बोले वो सब जुमले थे। तो ये जुमला भ्रम ही था जो खुद उन्होंने तोड़ा। 2000 के नोट भी उन्होंने लाए और 2000 के नोट भी उन्होंने बंद किए। उसमें नैनो चिप भी लगा हुआ था, फिर नैनो चिप भी गायब हो गया। तो मैं समझता हूँ कि ये भ्रम आप लोग के माध्यम से जो जनता देख रही है उनको तो बिल्कुल समझ में आ गया, पर आप लोग से भी अपील होगा कि कम से कम जो नैनो चिप वाली मैडम है उन लोग से भी पूछा जाए कि कौन सा ऐसा नैनो चिप लगा हुआ था जो 2000 का नोट खोजने के लिए। अभी नैनो चिप अभी काम करना चाहिए था कि सारे 2000 के नोट अचानक से गायब कहाँ हो गए। हाँ, अच्छा, एक जो चीज़ अभी राजनीति से जो जुड़े लोग हैं, खास करके जब हम लोग बात कर रहे हैं तब हम ज़रूर ये पूछ रहे हैं कि आज़ादी मिले 75 साल से भी ज़्यादा हो गए। बुनियादी सुविधाओं की अगर हम बात कर लें, चाहे आप बात कर ले रोटी का, कपड़ा का, मकान का, स्वास्थ्य का, शिक्षा का, बतौर नागरिक मैं आपसे ही सीधे सीधे जानना चाहूँगा कि बुनियादी ज़रूरतें हर हाशिए तक के व्यक्ति को पहुंचना चाहिए, इसको पहुंचने में किसी भी देश को कितना वक्त लगना चाहिए? देखिए, अभी जैसा आप बता रहे हैं, हम थोड़ा सा इसमें 1-2 चीज़ें और आपको बताना चाहेंगे कि जैसे हम लोग के यहाँ स्वास्थ्य के नाम पे पहले भी
योजनाएं चलती थी, जब कांग्रेस पार्टी की और यूपीए की गठबंधन की सरकार थी, तब भी स्वास्थ्य की योजनाएं चल रही थी। ये जो अनाज का जो लोगों के बीच में वितरण होता है, ये भी लोगों के बीच में कोई अभी ऐसा नहीं कि कुछ नया कर रहे हैं। नहीं, मैं सीधे तौर पे ये जानना चाह रहा हूँ कि आज भी अगर लोग बुनियादी सुविधाओं से महरूम हों, उसमें एनडीए की भी सरकार शामिल हो गई है, क्योंकि इनका भी आरोप था कि हमको मौका ही नहीं मिला, तो इनको भी मौका मिला, आपको भी भरपूर मौका मिला। बावजूद अगर आज भी जनता बुनियादी ज़रूरतों के लिए निर्भर है, उनकी बुनियादी ज़रूरतों के लिए वो खुद में आत्मनिर्भर नहीं है, तो हम सीधे तौर पे आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि किसी भी देश को कितना वक्त लगना चाहिए। ये मैं राजनीति से थोड़ा इतर क्वेश्चन। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जब देश हमारा आज़ाद हुआ था, आज़ादी के बाद इस देश में जो सुविधाएं थी, सुविधाओं के नाम पे उस समय सुई बनाने तक का भी हम लोगों के पास संसाधन नहीं था। कोई हम लोगों के पास वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था कि जो हम लोग काम करें। लेकिन धीरे धीरे हमारा देश में विकसित तो हुआ, तब इसरो बने, एम्स बने, आईआईटी बने, आईआईएम बने, बहुत सारे हॉस्पिटल, बहुत सारी चीज़ आए, रेलवे का इतना बड़ा जाल बिछा। अभी हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे, और ये निश्चित है कि जब जनसंख्या, जब लोगों का क्षेत्रफल ज़्यादा बड़ा हो और मूलभूत सुविधाएं का जब बात की जाए, तो निश्चित रूप से और भी काम होना चाहिए, और काम हो रहा भी रहा। ऐसा नहीं है कि पहले काम नहीं हुआ, और काम के मुकाबले में जैसे अभी मनरेगा को ही आप ले लें। मनरेगा में अभी हमारे कांग्रेस पार्टी का भी मैनिफेस्टो में आया हुआ है, मनरेगा में लोगों को जो रोज़गार देने की बात है, मानदेय देने की बात है। तो अभी मनरेगा को शुरू में इन्होंने मजाक के तौर पे लिया, और मनरेगा का एक इन्होंने नारा दिया था कि जो नरेगा करेगा वो मरेगा। ये भाजपा वालों ने कहा था, लेकिन आज नरेगा के ही माध्यम से जो गांव के जो पिछले पायदान पे लोग हैं, उसको रोज़गार देने का काम किया जा रहा है। ये सच्चाई है कि लोगों को रोज़गार मुहैया कराने में जो और संसाधन को इकट्ठा करना चाहिए, उसमें समय लगता है। नहीं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस पार्टी की जब सरकार रही तो कई बड़े काम हुए, वो ठीक है, आप अपनी खूबियां गिना रहे हैं, वो भी सही है। थोड़ा सा मैं आपसे, चूँकि आम आदमी पार्टी अब आपके साथ हैं, अलायंस में है, आम आदमी पार्टी का एजुकेशन सिस्टम अगर हम दिल्ली की बात करें तो उसको कैसे देखते हैं, संक्षेप में अगर बताएं। देखिए, आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा तो ये हम देखते हैं कि दिल्ली जब हम लोग जाते हैं, और दिल्ली एक हम लोगों का, बोलिए, देश का ताज है, देश का दिल है। और वहाँ आसपास के, जैसे हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, उत्तराखंड हो गया, आसपास के यूपी के बहुत सारे हैं। जैसे नोएडा में कोई रहता है तो लोग बोलते हैं दिल्ली में रहते हैं, जबकि वो यूपी में है। सभी जगह से लोग वहाँ पे जाते हैं, और उनका स्वास्थ्य और उनका बहुत सारा जो समस्या है उसका समाधान होते हैं। अब आप देखें कि स्कूल जैसा बनाए, बीजेपी के कुछ नेताओं ने केजरीवाल जी को और संजय सिंह जी को उन्हें चुनौती दिया कि आपके यहाँ कोई भी स्कूल नहीं बना। ये स्कूल में ले जाके सभी को दिखाए कि भाई मेरा ये स्कूल है, और दिल्ली वाले भी मानते हैं। आप भी दिल्ली जाते होंगे, अभी हम लोग भी कभी जाते हैं। आप क्या मानते हैं? हम तो मानते हैं कि भाई जो एजुकेशन सिस्टम वो अपने क्षेत्र में बनाए, वो वैसा सभी जगह लागू होना चाहिए, और वैसे ही सिस्टम होना चाहिए। लोगों का सोच होना चाहिए। अभी वो तो जिस प्रकार से उनको ले जाके, हम तो बोल रहे हैं कि जो चुनी हुई, जनता द्वारा चुनी गई जो सरकार है, उसको किस तरीके से डिस्टर्ब किया जाता है, ये आप लोग से नहीं छिपा हुआ है, और जनता से भी नहीं छिपा हुआ। जनता अब जान चुकी है कि किस प्रकार से लोगों को तंग किया जा रहा है। दरअसल सवाल मेरा इसी से जुड़ा हुआ था, इसलिए मैंने दिल्ली का जो है वो चर्चा की। दिल्ली में एजुकेशन, आप भी मानते हैं कि एजुकेशन सिस्टम में बहुत सुधार हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सरकार में जो बैठे पदधारी, जो रहनुमाई करने वाले लोग हैं, अगर उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो चीज़ें बदल सकती हैं। झारखंड में भी, आप झारखंड में 5 सालों से गठबंधन में हैं, एजुकेशन सिस्टम पे क्या उस तरीके का काम हो पाया है? उसमें हमारे
पहले हमारे काम कर रहे थे हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी को, वो भी एजुकेशन सिस्टम पे काम कर रहे थे, वो भी मॉडल स्कूल की स्थापना कर रहे थे। लेकिन आपको बताया कि कहीं ना कहीं लोगों को जो चुनी हुई सरकार को उसको डिस्टर्ब करने का, उसके ऊपर एक ज़बरदस्ती का दोषारोपण लगा के उसे तंग करने का जो काम चल रहा है, लोग जान रही है और समझ रही है। आने वाला समय भाजपा के उन नेताओं के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी जो झूठ बोल के राजनीति करते हैं। चलिए, दरअसल हमेशा ये हमारी कोशिश होती है कि हम हर जो जानकार लोग हैं और ख़ास करके जो पार्टी से जुड़े लोग हैं उनके बीच के सवाल को ही, खास करके जो आम जनता जो सवाल उठाती है, उन्हीं सवालों को, आपके सवालों को हम इन तक पहुंचाते हैं ताकि आपके जो मन में जो असंतुष्टि फैलती है वो सेटिस्फैक्शन मिल सके। हमारे साथ एक और हज़ारीबाग से जुड़े और कांग्रेस के नेता हैं मनोज नारायण भगत जी, हम इनसे भी बात करते हैं। हज़ारीबाग की अगर हम बात कर ले तो हज़ारीबाग में सबसे तो पहले मुझे ये बताइए कि चलिए, आप बता रहे हैं, आप लोग सब बता रहे हैं कि इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती के साथ जो है वो इस बार काम कर रही है, लेकिन अगर हम समस्याओं की बात करें तो हज़ारीबाग में कौन सी बड़ी समस्याएं दिखती है कि अगर जनता का आशीर्वाद आप लोगों को मिलता है तो उन समस्याओं पर पहली प्राथमिकता होगी आप लोगों की? देखिए, सबसे पहले तो आपके हम चैनल को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। 2014 तक हमारा हज़ारीबाग में कांग्रेस के विधायक थे माननीय सौरभ नारायण सिंह जी। उस समय हज़ारीबाग को एजुकेशन हब के रूप में जाना जाता था। 2014 के बाद हज़ारीबाग शहर पढ़ने लिखने के मामला में ठहर सा गया है। आज आप देख रहे होंगे, उनके बाद जो 2014 में जो अभी 2 टर्म के जो विधायक हैं, उनके रेजिन में किसी भी चीज़ का विकास नहीं हुआ है। न सड़क का विकास हुआ है, बहुत 3 ठो स्कूल का विकास हुआ है। सरकारी स्कूल का जिस तरह से इम्प्लीमेंट होना चाहिए उस तरह नहीं हुआ। सड़कें का निर्माण उस तरह से नहीं हुआ। ठेकेदारों का विकास हुआ है। नगर निगम में 2009 में एक हरिजन महिला का आप नाम सुने होंगे, उनका मेयर बनी थी, लेकिन उसको साजिश के तहत, ऐसा क्या एलर्जी था हरिजन महिला से, साजिश के तहत उसको पदच्युत कर दिया गया, हटा दिया गया। ये बहुत दुख का बात है। शहर का विकास ये सब कारणों से रुकता है, जबकि मेयर हज़ारीबाग में हमेशा भाजपा का रहा है, उसके बाद भी शहर का विकास नहीं हो सका है। जिस तरह उनके रीजन में होल्डिंग टैक्स को यहाँ पर बढ़ाया गया और बेतहाशा के रूप में बढ़ाया गया, वो रघुवर दास के सरकार में यहाँ जिनको काम दिया गया वो बेतहाशा के रूप में बढ़ाया गया, जबकि इस बार की जो सरकार ने सर्किल रेट के अनुसार उसको कुछ कम करने का प्रयास किया है, लेकिन रघुवर दास के सरकार में ये कम ना होने का ज़्यादा बढ़ गया। नहीं, मेरा सवाल सीधे तौर पे ये था कि कौन सी समस्याएं आप बृहद पैमाने पर देखते हैं और उनके समाधान के लिए आप लोगों के मन में आज भी कसक है कि शायद हम आएँ तो इन सब चीज़ों को तो ज़रूर हम लोग पूरा करेंगे। अभी आप देखे होंगे कि हज़ारीबाग में रेलवे स्टेशन का निर्माण हुआ, लेकिन रेलवे स्टेशन से आम जन को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। यहाँ की जो मिनरल है, खनिज संपदा है, उसको ढोने का काम किया जा रहा है। हमारा सरकार, हमारे माननीय सांसद यहाँ से बनेंगे तो सबसे पहले हम लोग दूर का ट्रेन है, नज़दीक का ट्रेन है, उसको चलाने का प्रयास किया जाएगा, जिससे आम आवाम हज़ारीबाग के नियर डियर जितने भी गांव हैं उन सबको फ़ायदा होगा। ये एक हज़ारीबाग का समस्या है जिसका ज़रूर समाधान होगा। तो मतलब ये आश्वासन ना माना जाए, मतलब ये हम लोग टास्क रूप में ये काम करेंगे। ये पहला काम हम लोगों का होगा कि यहाँ से दूर का ट्रेन को हम लोग चलाएंगे। और अच्छा, ट्रैफिक के बारे में बोला जाता है, खास करके अगर सदर विधानसभा की बात की जाए, वहीं अगर मांडू विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो वहाँ पे पलायन जैसे मुद्दे जो है वो बड़े पैमाने पे बताया जाता है कि वहाँ पे पलायन होता है। और यही वजह था कि एक वक्त ऐसा भी था कि कैंसर युक्त कई मजदूर होते चले जा रहे थे। विष्णुगढ़ के इलाका आप सबको पता भी होगा। तो इन सब चीज़ों पर भी कोई आप लोगों ने ब्लूप्रिंट तैयार कर रखा है? एकदम सरकार, जैसे हम लोग के जो आदरणीय माननीय राहुल गांधी जी का जो सपना है, एक समृद्ध व्यवस्था को बनाना है पूरे भारत में, जिसका लाभ हर लोकसभा,
हर विधानसभा हर जगह इस लाभ को मिलेगा। सड़क है, अस्पताल है, शिक्षा है और महिलाओं को आत्मनिर्भरता के रूप में ले जाने का है। इन सारे मुद्दा हम लोग का है। 5 गारंटी हम लोग इसीलिए लाए हैं कि सब हर वर्ग में, हर युवा वर्ग में, हर किसान में किसान को जो है जीएसटी का सामना करना पड़ रहा है सामान में, उसको भी हम लोग समाप्त करेंगे। ये भी हम लोगों का एक एक सवाल जो छूट गया था आपसे, मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर जवाब दें, फिर युवा के पास हम जाएंगे। ऐसा ये खास करके कांग्रेस पर ये आरोप लगते रहे हैं, विपक्ष भी आरोप लगाता है कि आप देख लीजिए 3-4 चुनावों के दरमियान कांग्रेस के पास खुद का लीडर का अभाव है। या तो कभी कोई बाहरी लीडर आ जाता है या तो फिर किसी अन्य व्यक्ति को टिकट मिल जाता है, और जो ज़मीन के कार्यकर्ता हैं या तो वो कार्यकर्ता उस लेवल तक अप नहीं हो पा रहे हैं, ये आप उनसे पूछ लीजिए, या फिर क्या वजह है कि बार बार आप लोगों को नए कैंडिडेट लाने पड़ रहे हैं। देखिए, ये बिल्कुल गलत है और ये इलेक्शन के टाइम में आप देखते होंगे कि बहुत जगह पे ये सब दिखने को मिलता है, लेकिन हम समझते हैं कि इसको चुनाव से नहीं जोड़ा जाए, क्योंकि अगर ऐसा मानते हैं तो जोगिंदर साहू जी युवा कांग्रेस के हजारीबाग के अध्यक्ष हुआ करते थे। उस समय हम छात्र संगठन NSY के जिला अध्यक्ष हुआ करते थे। हम लोग दोनों साथ में बहुत सारे प्रोग्राम भी किए। वो संगठन से निकल के विधायक भी बने, मंत्री भी बने, और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो संगठन में ही काम करना पसंद करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जितने लोग राजनीति करते हैं उतने लोग केवल विधायक और सांसद की ही राजनीति करते हो। बहुत सारे लोग को संगठन में रह के लोगों का जनसेवा और लोगों का जो काम है उसको करवाने का वो प्रयास करते हैं। तो इलेक्शन के टाइम में अगर आप इसको अगर बात करेंगे केवल चुनाव से संबंधित, तो हम समझते हैं ये गलत है। हाँ, इसमें एक चीज़ ज़रूर हम फिर से बोलेंगे कि जो कांग्रेस में लोग रहते हैं, आरोप उनके ऊपर लगती है कि कांग्रेस में नए लोग आ जाते हैं, कांग्रेस लोग में ये आ जाते हैं। मनीष जायसवाल जी भी कहाँ से थे? उनके पिताजी हजारीबाग जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। मनीष जायसवाल जी भी निर्दलीय चुनाव लड़े, JVM से चुनाव लड़े, अभी भाजपा में है। तो मेरा कहना है कि ये केवल कांग्रेस पे आरोप लगा देना और चुनाव के समय ये बेबुनियाद बात है। कांग्रेस की विचारधारा जो मानते हैं वो कांग्रेसी हैं और कांग्रेस के साथ रहते हैं, और जिन्हें लगता है कि हमारा विचारधारा, हम लोग संविधान को मानते हैं, संविधान के मानने वाले लोग हैं और संविधान से ही हम लोग काम करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ यूथ से भी हम बात कर लेते हैं। दरअसल कांग्रेस से जुड़े हैं, अपने बारे में थोड़ा बता दीजिए हमारे दर्शकों को। मैं आइए। कांग्रेस युवा जिला अध्यक्ष हूँ और मैं अभी चुनाव के माहौल में अभी हम लोग सभी चल रहे हैं। आज तो युवाओं को कहाँ देख रहे हैं, खास करके अगर मैं इंडिया गठबंधन की बात करूँ तो? जैसे NSY छात्र राजनीतिक से हम लोग आए हैं, फिर अभी युवा कांग्रेस में हैं और कार्य कर रहे हैं। लगातार युवा के जो मुद्दे होते हैं, चाहे राज्य से लेकर केंद्र स्तर पर, उसका जो युवा के हित में होता है उसका हम लोग सपोर्ट करते हैं, और जिस युवा के विरोध में होता है उसका हम सड़क से लेकर सांसद तक विरोध भी करते हैं। आप हमेशा देखते होंगे युवा कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर हमेशा विरोध, केंद्र सरकार की गलत नीतियों का हमेशा विरोध करती रही है। चाहे अग्निवीर योजना हो लाए, जो युवाओं के लिए बहुत ही एक शोषण की जा रही है। 4 साल की नौकरी दी जा रही है और फिर बेरोजगार बनाया जा रहा है। और जिस तरह हमारे 10 साल में सेंट्रल में बीजेपी की सरकार रही और उन्होंने जो वादे किए युवाओं के लेकर कि 2 करोड़ प्रति वर्ष नौकरियां दी जाएगी, लेकिन ये मिला नहीं, बल्कि जो रोजगार में थे वो भी बेरोजगार हो गए। आज स्थिति सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर इसी मोदी सरकार में बढ़ी है। अच्छा, तो आप बता रहे हैं कि जो खास करके खामियां हैं और जो खामियां आप केंद्र सरकार की गिना रहे हैं, अगर लोगों का विश्वास, लोगों का भरोसा आपके गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन की तरफ जाता है ना, तो क्या लगता है कि जो आप सब वादे कर रहे हैं वो कितना फीसदी जो है वो पूरा हो पाएगा? देखिए, कांग्रेस से जितनी भी वादा पहले भी आपने देखा होगा, जो वादे करती है वो पूरा करती है। अभी युवाओं के लिए वादा किया कि जैसे ही सेंट्रल में गठबंधन की सरकार बनेगी, सबसे पहले अग्निवीर जो योजना है सेंट्रल की, जो केंद्र सरकार लाई है, उसे खत्म कर दी जाएगी। दूसरी बात है, युवाओं का जो रिक्त खालियां हैं, बहुत सारे हैं जो नहीं कर पा रहे हैं केंद्र सरकार, तो 30 लाख जो खाली है तुरंत भरी जाएगी।
तो ये थे कांग्रेस से जुड़े कई नेता और गठबंधन से, जो इंडिया गठबंधन है उससे जुड़े कई नेता और समर्थक जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि केंद्र की जो सरकार है वो निश्चित तौर पर जो वादे करके आई थी उन वादों पर वो खरा नहीं उतरी और लोगों को, खास करके जो आम जनता है, उन्हें बहुत ज़्यादा सालों तक भ्रम में नहीं रखा जाता और इसी उम्मीद से इन्हें ऐसा लग रहा है कि इस बार लोगों का जो विश्वास है और भरोसा है इंडिया गठबंधन की ओर तेज़ी से मुड़ रहा है। लेकिन आने वाला वक्त ही बताएगा कि 4 जून के बाद आखिर सरकार किसकी बनती है। अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट शहाबुद्दीन के साथ मैं शमीम अहमद, SB लाइव हिंदी, हजारीबाग। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.